नमस्कार दोस्तों, दिशा 2020 मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हमने प्रतिशत की प्रश्नावली को कवर कर लिया है। और अब जो प्रश्नावली चल रही है या जो चैप्टर चल रहा है, जो मैथ की क्लास चल रही है, उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात समानुपात। इसके अंदर कुछ प्रश्न मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी है, जो दिशा की बुक ने क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तथा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, यानी जो मिश्रण है वो उसकी प्रश्नावली को भी सम्मिलित इसमें कर दिया, यानी 10-12 प्रश्न है वो दे दिए हैं। ज़्यादा राजस्थान के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं प्रश्न। और तो आपको अगर दोनों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। ये पार्ट नंबर इसका 5 होने वाला है। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 तक करवा दिए हैं, यानी 1 से लेकर 4 तक, तथा प्रतिशत की प्रश्नावली है वो भी करवा दी है। तो दोनों की जो प्लेलिस्ट है जिसमें कि सभी वीडियो एक जगह मिल जाए, वो हमारे चैनल पे आप जाइए, जो कि यही ऑफिशियल चैनल है द उमेद फानन ऑफिशियल। इस पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हो। 1 मिनट पूरा हो चुका है, चलिए बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 तक हमने 83 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया था। अब बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। तो इसमें क्या है, एक बात और ध्यान देने वाली है कि मैं अब क्या है, जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है या 2 या 3 बार मैंने करवा दिया है, वो आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन से पार्ट के अंदर है, यानी कौन से पार्ट नंबर जो वीडियो है उसके अंदर वो प्रश्न है, तथा कितना नंबर वो प्रश्न है, ठीक है। और साथ में क्या करूँगा, इसी प्रश्न का आपको आंसर तथा व्याख्या भी दिखा दूंगा। तो जो प्रश्न 2 या 3 बार रिपीट हो गया वो प्रश्न हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न 150 है और इसको 1 या फिर 2 पार्ट मैक्सिमम और बनाने हैं, जिसके अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जैसा कि प्रश्न है 84, कुछ धन 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच, यानी कुछ जो 160 पुरुष है और महिलाओं की संख्या हमने x मान ली है, के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष को 4 रुपये और प्रत्येक महिला को 3 रुपये मिलते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। जैसा कि प्रश्न ने कहा है 160 पुरुष है, महिलाओं की संख्या कुछ है, इसका मतलब हमें इसे x मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि प्रत्येक पुरुष को अगर 4 रुपये दिया जाए तो 160 × 4 हो गया, ठीक है। और महिलाओं को 3 रुपये दिए जाए तो x × 3, यानी उनको 3 रुपये मिल गए तो x × 3 मिल गए। पुरुषों को 4 रुपये मिले तो 160 × 4 मिल गए। अगर ऐसा किया जाता है तो इनका अनुपात है वो 16:21 आता है। तो हम क्या करेंगे, 160 × 4 बटे में x × 3 बराबर क्या आएगा, 16/21 करेंगे। x का मान पर आप आराम से निकाल सकते हो, जैसा कि हम करने की कोशिश करते हैं। 84 नंबर प्रश्न। 84 ये कहता है कि 160 पुरुष हैं, प्रत्येक को 4 रुपये मिले, महिलाएं की संख्या कुछ है तो हमने x मान लिया, इनको 3 रुपये मिलते हैं। तो इनका जो अनुपात आता है, यानी धन का जो अनुपात आता है वो 16:21 आता है। तो आप क्या कीजिए, इनको सॉल्यूशन के लीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 16 × 16 और 16 का 10 से मल्टीप्लाई कट गया, ठीक है। और 3 × 3 3 × 7 21 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 7 × 4 = 28। कितना आ गया, 7 × 4 = 28 आ गया, और इसमें 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना आ गया, x का मान आ गया 280। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, जो कुछ महिलाएं हैं उनको हमने x माना था, तो महिलाओं की संख्या 280 आ गई। जैसा कि इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर आपके सामने 2 होगा। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो, जो कि दिशा ने इस प्रकार करवाई हुई है, और जो आपको अच्छी लगती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और इसी 3 मिनट की वीडियो में हम हर बार आपका रिव्यू लेते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका, या प्रश्न नंबर जो हमने 1 करवाया है वो किस तरीके से आपको अच्छा लगा, या उसमें क्या कमी है, हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं हम बिना किसी देर के 85 नंबर प्रश्न की ओर। 85 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हो तो उसकी आय होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि ये बोला है इसने, चलिए मैं आपको सीधा रफ कॉपी में करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। आय का 1/3 भाग खाने में, कोमा सेंस का नहीं बोल रहा है, कोमा लगा रखा है इसने, सीधा बोला 1/8 भाग कपड़े में। तो आय को हमने मान लीजिए x माना है, ठीक है। तो आय का 1/3 कटेगा, आय का 1/8 करना पड़ेगा, और आय का यानी x का ही 1/10 करने पड़ेगा। 10% 1/10 होता है, ठीक है। फिर जो सब होगा उन सब को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो बचा है वो क्या है, 318 रुपये बचेंगे। चलिए देखते हैं इसको रफ कॉपी में। देखिए
हम पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1/8 का जो रेशियो, ठीक है, 1/3 था, 1/8 था और 1 यानी 10% है तो 1/10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 80 सीजील में होता है उस प्रकार से करेंगे। 80 सीजील वाले क्या करते हैं कि पर्सनों को XYZ मानने के बजाय ऐसी संख्या मानते हैं जो 3, 8 और 10 के से कट जाए। तो 8 3 24 और 10 का गुणा होगा 240। तो हम मानते हैं कि माना 240 रुपये उसकी आय है। तो ये 240 रुपये एक प्रकार से इकाई भी है। 240 इकाई भी मान सकते हैं, 240 रुपये भी मान सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक बोल रहा है कि जो खाने में क्या जाता है, खाने के अंदर हमारे चले जाते हैं 1/3, ठीक है। तो इंटू 240 बच गया, तो कितना बच गया, 80 रुपये हमारे खाने में चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार फिर कहता है कि 240 रुपये में से कपड़े में कितने जाते हैं, तो कपड़े में जाते हैं 1/8 जाते हैं। तो 240 का 1/8 गया तो कितना गया, 30 रुपये चला गया। फिर बोलता है कि दान में कितने चले गए, तो दान में हमने 10% दिया था, यानी 1/10 इंटू 240, तो यानी 24 रुपये, 24 रुपये दान में चले गए। तो ओवरऑल हमारे 80, 30 और 24 यानी 134 रुपये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ किस में चले गए, जो खर्चे वगैरह में चले गए, ठीक है, खर्च हो गया। अब बचत कितना आया हमारा, तो हमारे पास 240 रुपये थे, जिसमें से 136 रुपये तो हमारे खर्च हो गए, तो बचा कितना, 106 रुपये, ठीक है। तो 106 इकाई का मान किसके बराबर होगा, ये बोल रहा है कि हमारे पास 318 रुपये बचते हैं। पर्सन बोल रहा है कि हमारे पास तो 318 बचते हैं, पर्सन में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। पर्सन बोल रहा है कि हमारे पास 318 रुपये बचते हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 240 में से 136 गए, ठीक, 134 गए तो 106 रुपये बचे, ठीक है। तो 106 का मान है वो 318 के बराबर होगा। आपको पता है 100 का 3 गुना 300 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, तो यानी 106 का 3 गुना ये है, ठीक है। तो एक इकाई का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब ये क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ये पूछ रहा है कि उसकी आय क्या होगी। तो हमने देखा कि एक इकाई का मान 3 के बराबर है, और हमने कितनी इकाई मानी थी, यानी कितने आय मानी थी, 240 मानी थी। तो एक का मान 3 के बराबर है, तो 240 का किसके बराबर होगा, तो 240 इंटू 3, तो 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी 72, और इसमें एक जीरो लगेगा तो 720 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 720 होगा, ठीक है। जैसा कि हम आपको थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ, एक इकाई का मान 3 है और 240 हमने आय मानी थी, तो 3 गुना क्या होगा, 720 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसा कि आपके सामने है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप इसका व्याख्या भी देख सकते हो, दिशा ने एक्स वगैरह मान के किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड हाई करके आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है। और अब बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। यदि 3 संख्याएँ 5:7:9 के अनुपात में हो तथा उनका लघुत्तम समाप्रत्यय एलसीएम 1260 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहली बात है कि हमें क्या है, जब भी ऑप्शंस आपके सामने खुद से करने का प्रयास करें। देखिए कैसे होगा ये प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 5, 7 और 9 निकालना पड़े तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी, 9 निकलेगी, ठीक है। लघुत्तम समाप्रत्यय निकालने के लिए हमें संख्याएं लेनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, सभी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x, 7x और 9x हो जाएगा, ठीक है। और 9x का मान हमें निकालना है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9x ही है, ठीक है। तो 5x, 7x और 9x है, इसका लघुत्तम क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार के आपको पता है कि 5x है, 7x है और 9x है, इसमें क्या होता है, जो संख्या रिपीट हो चुकी है, क्योंकि देखो इसको 5x इंटू 7 इंटू 5x 7x इंटू 9 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्या जो संख्या कॉमन आ जाती है उसको एक बार लिख दो, जो कॉमन नहीं आती है उसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इसका क्या हुआ, x इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, जबकि ये बता रहा है इसका एलसीएम कितना है, 1260 रुपये है, ठीक है, ये बता दिया इसने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, आप इसको देखो, इसको क्या कर सकते हो, 1260 को आप 126 इंटू 10 लिख सकते हो, क्योंकि हमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से हम काटना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 7 का पाड़ा बोलोगे, 7 एकम 7, और यहाँ से क्या हुआ, 7 एकम 7 और 7 8 56, 9 का पाड़ा बोलोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2 यहाँ पर बचा, 2 यहाँ पर बचा, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 इंटू 4 यानी 36, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 36 होगी। देखिए इसके हिसाब से क्या आंसर होगा, 36 होगा, जो कि 4th नंबर होगा। इसका व्याख्या भी दिशा की दिखा देता हूँ। दिशा ने इस प्रकार कर रखा है,
तो आप इस प्रकार भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। इसने क्या कर रखा है, इसने एक कमी कर रखी है। देखो इसने क्या है 5, 7 और 9 का गुणा कर रखा है, जबकि हमें 5, 7, 9 का गुणा करना ही नहीं है और हमें जो टूटी संख्या है उसका सीधा यहाँ से काट लेना है। क्यों हम नीचे जाएँ फिर 315 का पहाड़ा बोलें, ये इतने रमान क्यों करनी है। 315 की जगह हम इसको क्या रखेंगे 5 × 7 × 9 ही रख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अमित और कैलाश, इसको मैं ए से डिनोट करूँगा, इसको मैं के से डिनोट करूँगा अगर करना पड़े तो, कि वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है और खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता हो तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। देखिए जैसा कि इसने प्रश्न में कहा है, जैसा कि इसने प्रश्न में क्या कहा है, देखो इसने कहा है कि इसका अनुपात कितना है, इसका 5 कितना है 3 है, 5:3 है। और क्या था, और क्या था इसमें, सॉरी दोबारा देखते हैं हम, 5:3 नहीं, ठीक है। ये खर्चे का है, ये खर्चा है, ये खर्चा है और इसकी जो आय है उसका अनुपात कितना है 3:2 है। देखिए पहली बात ये कहता है प्रत्येक आदमी 1000 रुपये बचाता है, ये भी इसने बोल दिया है, ठीक है। देखिए इसकी आय कितनी है 3:2 है, हम मानेंगे इसकी आय है वो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इनकी आय कितनी है 3x और 2x इनकी आय है, ठीक है। और खर्चा है उसको हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका खर्चा 3y और 5y और 3y है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये बचत कितने करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये की बचत करते हैं। तो ये क्या है, एक व्यक्ति की होगी, ये दूसरे व्यक्ति की होगी। तो 3x - 5y बराबर क्या है 1000 रुपये की बचत करते हैं। ये इनकी आय है, ये इनका खर्चा है, तो आय में से खर्चा गया तो बचत आ गई, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार करता है 2x - 3y, ठीक है। 2x - 3y है बराबर कितना है 1000 रुपये है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के ये इक्वेशन है, समीकरण है, द्विघात समीकरण बन गई। इससे आप x और y का मान निकाल सकते हो और आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इस प्रकार परीक्षा में नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको सिंपल तरीके से ये करना है कि इनकी आय कितनी है, इनकी आय है वो 3:2 है, ठीक है। और इनका खर्चा कितना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इनका खर्चा कितना है 5:3 है। आप क्या करोगे, इनको देखोगे कि ये सेम है कि नहीं है। 3 और 2 कितना है 1 है और 5 और 3 कितना है 2 है, तो ये सेम नहीं है, इनको सेम कर लेते हैं, ठीक है। या यहीं पर भी देख सकते, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो ये 2 है, ये 1 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसको सेम कीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं दोनों से और इसका ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का इससे किया 6 आ गया और 2 का इससे किया तो 4 आ गया, तो 2 और 4 आ गया। इसका 1 से होगा तो ये 5 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 3 हो गए। अब ध्यान से देखो कि ये आय है, ये खर्चा है। 6 से 5 गया कितना बचा 1 बचा, और 4 से 3 गया, यानी इसकी 4 आय हो, इसकी 4 आय में से खर्चा है वो 3 चला जाए, खर्चा, ठीक है। 3 चला जाए तो कितना बचा 1:1 में बचता है। और प्रत्येक व्यक्ति कितने बचाता है 1000 रुपये बचाता है प्रत्येक व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति 1000 बचाता है, तो आप 1 बराबर 1000 ले लो, चाहे दोनों का आपने क्या करिए 2 इकाई बराबर 2000 ले लो, एक ही बात है। प्रत्येक व्यक्ति 1000 बचाता है तो 1 इकाई बराबर 1000 ले लो, या फिर दोनों का मिलाकर 2 इकाई बराबर 2000 ले लो। तो 2 इकाई बराबर 2000 दोगे तब भी 1 इकाई बराबर 1000 ही आएगा, ठीक है। तो 1 इकाई बराबर 1000 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान रखिए 1 इकाई बराबर 1000 आ रहा है। अब ये अगर देखो ए और के था, ठीक है, एक ही आय पूछे तो आपको क्या करना है, 1000 है तो 6000 हो जाएगी। और के की आय पूछे, कैलाश की आय पूछे, अमित है शायद, ए का मतलब अमित है, तो एक की आय 6000 हो जाएगी। कैलाश के पूछे तो 4, एक का अगर 1000 है तो 4 का कितना होगा 4000 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ए की 6000 होगी और के की 4000 होगी। देखते हैं इसमें किसका पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि अमित की आय क्या है, ठीक है। तो अमित क्या है 1 नंबर पे आता है, तो उसकी कितनी थी 6000 थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसका राइट आंसर होगा। और दिशा ने क्या है XY मान के किया हो, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। इस प्रकार दिशा ने किया है, जो कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप 1 और 2 समीकरण को सॉल्व करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जबकि आप इस तरीके से करते हो SSC CGL के लेवल से, तो आपसे अच्छा लगेगा, आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा इसका। बस आपको ध्यान रखना है कि जो 3 और 2 है और 5 और 3 है, इनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे जाके डिफरेंस इनका सेम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो 6 और 4, जैसा कि हमने इसमें ऐसा गुणा किया था कि इसको घटाया, ठीक है। ये 2 में से इसको गुणा 2 है वो इसका गुणा कर दिया,
2 है वो 3 और 2 में गुणा कर दिया, और जो 1 है वो 5 और 3 में गुणा कर दिया। तो इस प्रकार ये हमें डेटा प्राप्त हो गया। इससे हमने जो भी किया था वो आपको मैंने समझा दिया पीछे। तो आप समझ सकते हो कि ये करना बहुत ईजी है। और ये आपको ध्यान रखना है कि 1:1 सेम आ जाता है। तो प्रत्येक के लिए 1000 रुपये बोल रहा है, तो 1 बराबर 1000 लिख लो, चाहे 2 बराबर 2000 लिख लो। बात वही आती है कि वो वापस कटकर 1 बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 1000 है, तो 6 इकाई का मान पूछा है, यानी अमित की आयु पूछी है, तो 6 × 1000 यानी 6000 हो गया। कैलाश की आयु पूछता तो 4 × 1000 यानी 4000 हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88। पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न देखते ही मुझे याद आ गया कि पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने इसको 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न करवाया हुआ है, जो कि आपको वहीं से देख कर करना है। ये प्रश्न है, ये शायद 13वीं या 14वीं बार रिपीट हुआ है, तो इसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 210 रुपये हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे? ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। बाकी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 105 होगा। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ये व्याख्या है, तो इससे खुद से करने की प्रयास करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न देखें, और जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सेव भी है। तो चलिए बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है, तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? ऑप्शंस आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। देखो, मैं पहले आपको दिशा की व्याख्या दिखा लेता हूँ, इसका उत्तर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका उत्तर दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ। ये इसका उत्तर है। ठीक है, 2 इसका उत्तर होगा, 3:2 होगा। इसकी व्याख्या दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि इसकी व्याख्या है कि जब हल्की वस्तु की मात्रा अनुपात भारी वस्तु की मात्रा होगी, और जो हल्की वस्तु की मात्रा होगी वो भारी वस्तु का भार माइनस औसत भार अनुपात औसत भार माइनस हल्की वस्तु का भार, ऐसा करके उसने कुछ किया हुआ है, जैसे कि 3:2 आ जाता है। लेकिन अगर हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है तो हमारा ये प्रश्न है बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर किसी करते हैं तो ये बोल रहा है कि सोना है वो पानी से क्या है 19 गुना भारी है, तो एलिगेशन ये कहता है कि आप 19 लिख दो। ठीक है, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नहीं लिखना बार बार। ठीक है, हर बार पानी से कंपेयर करेगा। 19 लिख दिया, ये सोने के लिए। ठीक है, ये सोने के लिए ठीक है। फिर बोल रहा है कि तांबा के लिए भी बोलेगा। ठीक है, वो तांबा क्या है वो पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि अगर आपको ओवरऑल भी दिया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, जब आप सोने और चांदी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो इनका जो मिश्रण बने या मिश्र धातु जो प्राप्त हो वो क्या है, वो पानी से कितनी भारी हो, 15 गुना भारी हो। ठीक है, 15 गुना भारी हो। बस इतना ही आपको दिया हुआ है, कोई आपको सूत्र वगैरह याद नहीं रखना, बस आपको इसमें से घटा लेना है। ठीक है, 15 में से 9 गया, कितना बचा? तो यहाँ पे 6 बचा, और 19 में से 15 गया तो 19 में से 15 गया तो कितना बचा? 4 बचा। तो इसको आप काटोगे तो 3:2 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। अब एक चीज़ करके अब एक चीज़ सोचिए कि मैंने सिर्फ इतना किया है, सिर्फ 19, 9, 15, 6, 4 ये देखा, और 3 सोने और तांबे का अनुपात है वो 3:2 आ गया। और एक आप दिशा की बुक से करते हो, दूसरे दिशा की बुक से करते हो, हल्की वस्तु की मात्रा अनुपात भारी वस्तु की मात्रा, भारी वस्तु का भार माइनस औसत वस्तु का भार, औसत भार अनुपात औसत भार माइनस हल्की वस्तु का भार। ठीक है, इस प्रकार करते हो तो आप पजल हो जाओगे। ठीक है, वहीं अगर आप एलिगेशन आपको अगर आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, एलिगेशन होता है कि जब आपको 2 संख्याएँ दी रहती है, 2 डाटा दे रखा रहता है और उनका ओवरऑल भी दे रखा होता है। ठीक है, तब आप क्या है एलिगेशन लगाओ और इसको आसान तरीके से हल कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90। एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 20 दिन बाद 50 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जैसा कि इसने बोला कि जो 100 सैनिक है उनके लिए क्या है 200 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त है। तो असल में सामग्री हम 200 दिन की है, ये 200 दिन के लिए है, 100 सैनिकों के लिए, 100 सैनिकों के लिए है। ठीक है, तो असल में सामग्री कितनी होगी? 200 × 1000 यानी 20,000 होगी एक प्रकार से। लेकिन हमें ये नहीं लिखना है, हमें क्या कह रहा है कि 50 सैनिक है वो किसी दूसरे शिविर में चले जाते हैं, कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। तो देखो 20 दिन तक इन्होंने खाना खाया है। ठीक है, तो 20 दिन खाना खाया है, तो अब जो सामग्री कितने दिन की रह गई है? सिर्फ 180 दिन की हमारे पास रह गई है। ठीक है, 180 दिन की रह गई है, और कितने सैनिक इसको खा रहे हैं? 100 सैनिक इसको खा रहे हैं। लेकिन फिर बोल रहा है कि अगर यही डेटा है क्या है, हम 50 सैनिक किसी दूसरे
किसी दूसरे कैंप में चले जाए तो 50 सैनिक चले गए, तब ये कितना बच जाएगा, तब ये कितने दिन का बच जाएगा, तो 100 दिन का बच जाएगा। ठीक है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 180 दूनी 360, तो ये कितने दिन के लिए सामग्री बच जाएगी, 360 दिन की बच जाएगी। दोबारा समझिए, 100 सैनिकों के लिए क्या है 200 दिन का पर्याप्त था, और 20 दिन बाद क्या है 50 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं या दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो 20 दिन तक तो सभी 100 सैनिकों ने खाया है, वो 180 ने खाया है। ठीक है, और 20 दिन बाद क्या है, 20 दिन बाद आप एक प्रकार से ये डाटा याद रख सकते हो कि अगर 180 दिन का खाना 100 सैनिक खाते हैं तो वो इतना खाना रहा है बाकी। ठीक है, और वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करते हो कि 50 सैनिक चले गए तो 50 × x कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें क्या है आप x बराबर जो भी इसको काटोगे तो 360 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 360, यानी 50 सैनिकों के लिए जो सामग्री है वो 360 होगी। आप बोलोगे सर क्या कैसे प्रूफ पता करें कि एकदम सही डाटा है। देखो, आपको क्या पता है कि 180 × 100 है। ठीक है, यहाँ पर सैनिकों की संख्या आधी हो गई, तो क्या देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ सैनिकों की संख्या कितनी कर दी 100 से आधी कर दी, तो ये कितना हो गया दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 आएगा। दोनों को गुणा करके देखिए, ये कितना आता है 18,000 आता है, इनका गुणा करने भी ये भी 18,000 आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 91 नंबर प्रश्न, 4 वर्ष पूर्व P तथा Q की आयु का अनुपात 5:6 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग है वो 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, 4 वर्ष पूर्व है वो P तथा Q की वर्तमान आयु। ठीक है, P तथा Q की आयु क्या है। ठीक, 4 वर्ष पूर्व हम मानते हैं कि 4 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु क्या है 5x और 4x है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ऐसा पूरा लिखेंगे हम कि कैसे लिखेंगे, सिर्फ दिमाग में लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व P की आयु कितनी है 5x है। ठीक है, x से इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये अनुपात में है तो इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व क्या है इनकी आयु, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष क्या है पूर्व की बात करता है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी है 5 है, तो 5x हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या है किसकी आयु 4 वर्ष पूर्व 5 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक देखिए कि जो P की आयु बोल रहा है, ठीक है, P और Q है। ठीक है, इसकी कितनी है 5 है, और 4 वर्ष पूर्व की P की आयु होगी है। ठीक है, और पूर्व क्या है Q की आयु कितनी है 6x है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व नहीं होता तो क्या हो जाता है वर्तमान में आ जाता है। ये वर्तमान में आ जाता है, क्या हो जाता 5x प्लस में 4 आ जाता, जो कि P की हो जाती, और Q की कितनी हो जाती 6x प्लस में 4, तो ये इनकी वर्तमान आयु है। अब ये क्या बोल रहा है देखिए प्रश्न में, ये बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो इनका क्या बोल रहा है, इनका योग क्या बोल रहा है 52 बोल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, तो 11x आ गया, 4 4 8 प्लस में 8, इनका योग कितना है 52 है, इनका योग 52 है, तो 11x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 33, सॉरी 33 नहीं आया है, इसमें 52 घटेगा 44 आएगा, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु आपको पता है P की वर्तमान आयु क्या है, ये होगी, Q की वर्तमान आयु ये है, तो 5 × 4 प्लस में 4 और 6 × 4 प्लस में 4, यानी 20 और 4 24, और 24 और 4 28, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है P की 24 है और Q की कितनी है, Q की कितनी है 28 है। सॉरी आपको दिखाया नहीं, थोड़ा सा लिखने में मैं व्यस्त हो गया है, अपना दिमाग पूरा दिखने में ध्यान दे दिया मैंने। देखो P है ये 5x प्लस 4 है, तो इसमें क्या हो x का मान आपके पास आ चुका है, इसमें रखिए, तो P और Q की आपको वैल्यू आ जाएगी जो कि 24 और 28 है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि इसका राइट आंसर, सॉरी इसने क्या है वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, सॉरी मैंने आयु निकाल दी, अनुपात पूछा है, तो 24 और 28 हो जाएगा, तो 4 6 24 और 4 7 28, यानी 4 6:7 आएगा। तो ये साथ थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका आंसर 1 होगा। व्याख्या आप इसकी देख सकते हो, दिशा ने कैसे किया हुआ है, तो ये दिशा ने किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 92 प्रश्न है, 25 व्यक्ति एक कार्य को एक निश्चित समय में समाप्त करते हैं, 5 व्यक्ति कम होने पर इस कार्य को 3 दिन अधिक लगता है, 40 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा हार्ड ये प्रश्न नहीं है, इसकी व्याख्या भी दिशा ने नहीं दी है, तो शायद उसको पता होगा कि इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन इसके क्या है 5.5 है, 7.5 है, 9.5 है, 12.5 है, यानी 5.5 दिन लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे, 9.5 दिन लगेंगे, 12.5 दिन लगेंगे। ऑप्शन से ये इसके हैं। ठीक है, और इसका क्या उत्तर होगा चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस प्रश्न को अपने तरफ से करने की कोशिश करें, फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कुछ प्रश्न आपको देने चाहिए करने के लिए, और आप पूरा एफर्ट डालें इसमें। और इसका उत्तर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका उत्तर जैसा कि आपके सामने है,
आंसर नंबर 3 होगा जो कि 9.5 होगा। इसके अलावा भी आपका कोई आंसर आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर ये सही नहीं है, कोई दूसरा आता है जो कि मुझे नहीं पता है, मैंने आपको निकाल के नहीं दिखाया है। और खुद से करने का प्रयास करें, पूरा मेहनत करें अपनी, और एक ही प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक किले में 93 नंबर प्रश्न है। एक किले में पहली तारीख मतलब 1 तारीख को 60 सैनिक के लिए 30 दिन का राशन उपलब्ध है। 10 दिन बाद 60 सैनिक और आ जाते हैं। अब राशन कब समाप्त होगा? 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को। देखिए कि कैसे ये बोल रहा है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि 60 सैनिक हैं, 60 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना है? 30 दिन का खाना है, ठीक है। तो एक प्रकार से कितना यूनिट हो गया? 1800 यूनिट हो गया। यूनिट हम मानते हैं हर चीज़ को, ठीक है। ये बोल रहा है कि 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या होगा? पहले तो याद रखना है ये 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो 10 दिन बाद क्या होगा? 10 तारीख हो जाएगी, और 10 तारीख बाद बोलेगा कि कितने दिन और लगेंगे। तो जो दिन लगते हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे और वो तारीख आ जाएगी। तो हमें तारीख के हिसाब से इसका उत्तर निकालना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 10 दिन बाद, तो हमें पता है कि 60 सैनिक रहेंगे, लेकिन 10 दिन बाद कितने दिन रह जाएंगे शेष? 20 दिन शेष रह जाएंगे, ठीक है। बराबर क्या होता है कि जो 60 सैनिक और आ जाते हैं, तो सैनिक कितने हो गए? 120 हो गए। अब खाना कितने दिन चलेगा? X दिन चलेगा। या आप सोच सकते हो कि 60 का क्या है, देखो 60 इंटू 20 है। अब आपसे बोलूँ कि इसको मैं 10 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 10 कर दिया, इसको 10 कर दिया। अब आप बताइए इसको क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर अगर इसको बराबर रखना है तो इसको आपने 10 कम कर दिया, तो इसको अगर इसका आधा कर दिया तो इसको दुगना करना पड़ेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसको मैं 120 कर सकता हूँ। देखिए 60 इंटू 20 है बराबर 120 है। आप ऐसे भी कर सकते हो 60 इंटू 20 बटे में 120 बराबर x, ये भी कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि x बराबर कितना आएगा। आपको पता है 10 आ जाएगा ना, x बराबर 10 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्या है 60 और 20 है और बराबर में क्या कर रहे हो आप 120 इसको कर रहे हो, यानी इसको आपने दुगना कर दिया। इसको आप लोग दुगना कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको भी आप दुगना करते हो तो जो बाकी बच गई उसको आधा करना पड़ेगा। अगर किसी संख्या को आधा कर देते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 20 से 10 कर दिया, तो 60 को क्या करना पड़ेगा? 120 करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हो? सैनिकों को आप दुगना कर रहे हो, 120 कर रहे हो, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, जो कि 10 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, और इसका आंसर क्या होगा वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। देख क्या लिया, सॉरी 10 दिन के लिए और बच गया, ठीक है। और मैंने बताया था आपको ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख बाद, 10 तारीख को क्या होता है? 10 दिन बाद, यानी 1 तारीख से क्या है 10 दिन बाद 10 तारीख आ जाती है। और 10 तारीख को क्या होता है 60 सैनिक और आ जाते हैं। और उसके बाद क्या है 10 दिन तक खाना और चलता है। तो 10 दिन तक खाना और चलता है, तो 10 तारीख के बाद 10 दिन तक चलेगा तो 20 तारीख आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। तो कितनी तारीख आएगी? 20 तारीख आ जाएगी। जबकि आपको 10 तारीख नहीं करना उत्तर, 20 तारीख होगा। क्वेश्चन नंबर 94, दिशा ने इसका इस प्रकार सॉल्यूशन कराया है, आप इसे देखकर कर सकते हो, जो कि ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, एक थैले में 1 रुपये एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है का अनुपात है वो 5:9 है। यदि थैले में कुल धनराशि का मूल्य है वो 76 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करने का प्रयास करें। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर देख सकते हैं, और इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। और ये लगभग 15 बार जो रिपीट हुआ है वो प्रश्न है, यानी ये 15वीं बार आ रहा है सामने हमारे, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। अगर मैं इस बात करूँ इसके राइट आंसर की और व्याख्या की, तो वो आपके सामने है, ठीक है। इस प्रकार करके आप इसका 50 पैसों की सिक्के की संख्या बेहतर होगी। बाकी मैंने क्या है 10-15 मिनट लगा के पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर प्रश्न करवाया है तसल्ली से, वो जाके ज़रूर देखें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहीं से समझ में आता है तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो प्रश्न मैंने करवा दिया है उसमें दोबारा टाइम खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि स्कूटर और मोपेड क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है वो मोपेड होती है एक प्रकार से, ठीक है। तो स्कूटर और मोपेड के मूल्य में 7 और 4 का अनुपात है, यानी 7:4 में है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 3600 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें।
वैसे हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर इसको 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो करवा दिया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हो जाएगा। देखिए 7:4 है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो स्कूटर का जो मूल्य है वो मोपेड के मूल्य से इतना रुपये अधिक है। कोई चीज़ अधिक होती है, कम होती है, वो एक प्रकार से क्या होती है, अंतर होती है। तो 7 और 4 का अंतर कितना है, 3। तो 3 इकाई का मान, देखो अनुपात में होती है वो चीज़ें हम इकाई मानते हैं, ठीक है। तो 3 इकाई का मान है वो 3600 के बराबर है। तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। अब ये पूछा है कि मोपेड का मूल्य क्या होगा, मोपेड है वो 4 है, इकाई है। तो आपको पता है कि 1 इकाई का मान 1200 है, 4 इकाई का मान कितना होगा, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48। तो 4 इकाई का मान 48 होगा, यानी मोपेड का मूल्य कितना होगा, 48 होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। ये मैंने यहाँ से समझा दिया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आपको उत्तर दिखा देता हूँ, उत्तर 1 होगा 4800। व्याख्या भी आप देख सकते हो, इस प्रकार इसकी व्याख्या है जो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी क्या है, आप पार्ट नंबर 3 के अंदर 30 नंबर क्वेश्चन देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात है वो 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहली बात तो आपको क्या करना है, 1638 है, उसमें क्या है 5:2 इसका निकालना है। तो 7 इकाई का मान है, 5 और 2 7, 7 इकाई का मान है वो 1638 के बराबर होगा। 1 इकाई का मान आ जाएगा, 1 इकाई का मान आने पर अब 5 इकाई का मान रख दीजिए और 2 इकाई का मान रख दीजिए। इस प्रकार आपको छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या मिल जाएगी। उसमें क्या करोगे आप, छात्रों की संख्या बढ़ाओगे 60, 60 बढ़ाने पर जो डेटा आता है वो लिख लोगे, और क्या है छात्रों की संख्या है वो आप ऑप्शन में से उठाओगे, और ऑप्शन से में उठा के बस आप थोड़ा थोड़ा नज़दीक करने की कोशिश करोगे कि 4:3 आता है, क्या आता है या नहीं आता है। इस प्रकार करोगे तो आपका शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका मैं उत्तर आपको दिखा देता हूँ। उत्तर नंबर 3 होगा जो कि 466 होगा, और व्याख्या भी आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि दिशा ने इस प्रकार इसकी व्याख्या की हुई है, जो कि एक लाइन ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन देख लीजिए, माना छात्र व छात्राओं की संख्या अनुपात 5:3 है, और ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, जो 5 और 2 अनुपात छात्र छात्राओं का है, और 1638 कुल छात्र है, उसमें क्या है मेरे हिसाब से आप इकाई करके निकालें, XY करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकालें। फिर छात्रों की संख्या 60 है, वो 60 बढ़ा दें, और उसके बाद क्या है एक एक ऑप्शन से उठाएँ और आपका सवाल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 97 कहता है कि एक पानी के जहाज़ में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज़ छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज़ पर उपलब्ध भोजन 6 सैनिकों के लिए कितने दिन का होगा। ये प्रश्न क्या है, अभी मैं करा के आया हूँ। 90 नंबर है, 92 नंबर है, 93 नंबर प्रश्न है। 3 प्रश्न है वो हूबहू आ गए हैं, तो आप इनसे खुद से करने का प्रयास करें। ऑप्शन 50 है, 20 है, 50 है और 45 है, 20 है और 40 है। अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा 45। 45 इसका राइट आंसर होगा। और किस प्रकार दिशा ने किया हो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिशा ने इस प्रकार किया हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हमने 90 नंबर, 92 नंबर और 93 नंबर अभी जस्ट क्वेश्चन किए हैं। वो क्वेश्चन आप अगर आप निकाल सकते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और थैले का जो ये थैले और सिक्के का जो प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 17-18 बार रिपीट हो चुका है। हूबहू 17-18 बार रिपीट होना प्रश्न एक हद होती है कि कितनी बार प्रश्न रिपीट होगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर जो प्रश्न है हमने करवाया हुआ है। मान लीजिए उसके अंदर 5-5 मिनट लगती है और ये 17-18 प्रश्न रिपीट हो गया, तो 17 पर 85 यानी 85 मिनट का वीडियो मैं बनाऊँगा तो लगभग 1.5 घंटा का वीडियो हो गया, तो क्या फ़ायदा इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, और प्रश्न पढ़ता हूँ। और उत्तर ये मत सोचिए कि उत्तर आपके सामने है, खुद से देखिए कि 120 आता है कि नहीं आता है। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों के रूप क्या है, 820 रुपये हैं। सिक्कों के रूप में 820 रुपये हैं। यदि थैले के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी मैं इसकी व्याख्या भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार इसने की हुई है, जो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग किया हुआ है, जो कि आप पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 99 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। x + y = 40 है, x - y = 4 है। तो आप x और y का
मान निकालिए और उनको अनुपात में रख दीजिए, जो आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। x + y बराबर 4 है, 40 है और x - y बराबर 4 है। इस प्रकार करते हुए इस क्वेश्चन को निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसका उत्तर है वो आंसर नंबर 3 होगा, यानी 22 और 9 होगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना ही आपको करना है, द्वितीय विधि आपको नहीं देखनी है, अजीब सी है। और माना कि x और y है, या आप इस तरीके से भी ये भी तरीका मैंने बताया था कि इनका जोड़ है वो 40 है, इनका घटाव 4 है, x बराबर 22, y बराबर 18। अभिष्ट अनुपात देखिए तो 12/18 बराबर 11/9, जो कि आप आराम से कर सकते थे, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाएं तो उनका अनुपात उल्टा हो जाता है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। 1% भी हार्ड सवाल नहीं है, आपने पीछे कर दिया है और खुद से करने का प्रयास करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। 3:2 है, बाद में इसका अनुपात 2:3 हो जाता है और 20 लड़के और आ जाते हैं। ठीक है, कोई इसमें नया कुछ नहीं है, खुद करने का प्रयास करें, आपसे हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका उत्तर बात करें तो उत्तर इसका क्या 24 होगा। और इसकी व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार इसने की हुई है। देखिए, छोटा सा सवाल है, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, जिस प्रकार मैंने पीछे क्वेश्चनों में बताया है, मैंने इसका लिखा नहीं है कि कितना नंबर प्रश्न है ये, पीछे आप देख सकते हो, आपको कोई ना कोई हुबहू मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न की ओर। 2 अंकों की प्राकृत संख्या और अंकों को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या में 4:7 के अनुपात हो तो इस प्रकार के जोड़ों की संख्या होगी। तो इस प्रकार के जोड़ों की संख्या क्या होगी, यानी जो 4:7 में हो। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, और विशेष रूप से आपको बता देता हूँ, यूपीएससी में आया हुआ है, 2019 है कि 2015 है, उसमें आया हुआ है। आप इसको स्कैन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का, और इसको स्कैन करोगे ना तो गूगल के ऊपर आपको दिखा देगा कि यूपीएससी में आया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, सोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं कैसे होता है सोल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम मान लीजिए कोई संख्या 78 है और उसका उल्टा है 87 है, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 10a + में b लिख सकते हैं। 10a + में b हम इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लीजिए 10 × 1 करते हैं, प्लस में मान लीजिए a करते हैं, तो कितना आ गया, 10 + में 1 यानी 11 आ गया, तो एक संख्या होगी। मान लीजिए इसमें क्या करते हैं हम, 10 × 7 करते हैं तो 70 आ गया, और प्लस में अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो 78 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि ये संख्या हो जाएगी 7 और ये संख्या हो जाएगी 8। तो एक प्रकार से क्या है, एक संख्या हमने एक डिजिट ली है। ठीक है, और जब इसको उल्टा किया जाता है तो 10b + में a आ जाता है, तो हम इसको क्या है 10x + में y भी मान सकते हैं, और 10y + में x भी मान सकते हैं। a और b मान के भी कर सकते हैं, और x और y मान के भी आप कर सकते हैं। देखिए, हम करते हैं इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि कोई संख्या ये है और इसको अगर उलट दिया जाता है तो संख्या ये प्राप्त हो जाएगी, तो इसका अनुपात है वो 4/7 है। 4:7 है या फिर 4/7 है। देखिए, 10x + में y है, बटे में क्या है 10y + में x है, और इसका अनुपात है वो 4:7 है। ये हो गया। अब इससे क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और इससे क्या होगा, पूरा जब आप सॉल्यूशन करोगे तो x और y का जो मान है, x/y का मान 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 1/2 आ गया। अब क्या करोगे, आप इसमें रख के देखोगे, एक ही रख लीजिए, दोनों जोड़े नंबर बनाइए, एक ही रख लीजिए। आप 10x + में y में रख के देखिए, आपने क्या है x = 1 रखा, y = 2 रखा, तो आपने क्या किया, x = 1 रखा, जो भी संख्या आती है वो आ जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से देखिए, मान लीजिए इसमें 1 रखा तो 10 आ गया, और 2 12 आ गया। ठीक है, ये रखने पर आपने x = 2 रखा, y = 4 रखा, x = 3 रखा, y = 8 रखा, और x = 4 रखा, और y = 10 रखा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो, ये यहाँ पे 4 रखा तो ये 8 हो जाएगी, ये 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और x = ये 5 रखा तो ये क्या, y = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो 4 तो जोड़े बन जाएंगे, लेकिन क्या 5वां जोड़ा नहीं बनेगा। 5वां जोड़ा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि y = क्या है 10 है, और y = क्या 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो x और y की जो डिजिट है, या a और b की जो डिजिट है, वो एक प्रकार से इकाई है, सिर्फ एक ही है, 2 अंकों की नहीं है, एक अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, सिर्फ क्या है 4 के जोड़े बनेंगे, जो कि आप इसमें मान रख के निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा है कि कितने जोड़े बनेंगे, तो यूपीएससी में आया हुआ है, जो कि आपको पता है बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, तो उसमें ये आया हुआ है, और महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, तो इसका 4 होगा ऑप्शन। और यहाँ से भी आप देख सकते हो किस प्रकार इसने किया हुआ है।
ठीक है। और इसने इस प्रकार इसके जोड़े बनाए रखे हैं, तो हमने जोड़े नहीं बनाए हैं, हमने सीधे ही इसको किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है, B अनुपात C बराबर 5:7 हो गया, ठीक है, तो A B C का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपको मैंने कम से कम 6 या 7 बार करा दिया है। और ये पार्ट नंबर 4 के अंदर 48 नंबर प्रश्न है। पार्ट नंबर 4 के अंदर 48 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, कुछ नहीं करना है, बस A और B का अनुपात आपको दिया है, B और C का अनुपात दिया हुआ है, A B C का अनुपात निकालना है। 102 नंबर प्रश्न तक अगर कोई बच्चा पहुंच चुका है तो उसको मैं मानता हूं कि आता होगा किस प्रकार करना है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। वैसे याद देखिए, एक क्वेश्चन 102 नंबर प्रश्न है, A अनुपात B है, 5:7 है, ये सब आपको पता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ये प्रश्न है, हमने क्या है, पार्ट नंबर 4 के अंदर 48 नंबर प्रश्न हमने करवा दिया है और ये आपके सामने है, आप खुद से कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। जो बच्चे 102 नंबर प्रश्न तक पहुँच गया है, हम मानते हैं कि उसको ये सब कुछ आता है। चलिए इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। ये इसका सोल्यूशन है, पार्ट नंबर 4 के अंदर 48 नंबर क्वेश्चन करवाया हुआ है। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 103, प्रश्न नंबर 3 कहता है 103 ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है, 23, 30 और 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो भी आता है, मतलब इनको घटाने पर जो भी प्राप्त होता है वो उनको समानुपाती होता है कि नहीं होता। समानुपाती मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है या नहीं होता है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर संख्या आपको घटानी है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन की सहायता लेनी है। आपने मान लीजिए 6 यूज लिया, 6 का यूज किया तो कितना आ गया, 23 में से 6 घटाया 17 आ गया, ठीक है। और 30 में से आपने 6 घटाया तो कितना आ गया, 24 आ गया। और यहाँ पे 6 घटाया तो 51 आ गया, यहाँ पे 6 घटाया तो 72 आ गया। अब क्या करोगे, आप बाह्य पदों का गुणनफल करोगे, आंतरिक पदों का गुणनफल करोगे, थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करते हुए आपको इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। आप 6 ही रखोगे तब आपका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर 6 ही है, ठीक है। और आप इस प्रकार ये तरीका अपनाना चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, वरना आपको डायरेक्ट करना है कि 17 और ये कितना आ गया, 17, 24 आ गया, 51 आ गया और 72 आ गया। आपको क्या करना है, 17 और 72 का गुणा करना है और 24 और 51 का गुणा करना है। और दोनों का गुणा है वो शायद 1224 आएगा। तो 1224 बराबर 1224 आ जाएगा। तो इस प्रकार वो समानुपाती होंगे। जब हम क्या करते हैं, इसमें से कौन सी संख्या घटाते हैं, 6 नंबर जो संख्या घटाते हैं वो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 104, एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो है जो आप बहुत सिंपल है कि आप 4:1 है, इसमें क्या है, दूध और पानी है। आपको पता है कि मिश्रण 40 लीटर का है, तो आप इससे क्या है, दूध और पानी की एक्चुअल मात्रा निकाल लीजिए। तो 5 का मान कितना है, 5 इकाई का मान 40 के बराबर है, 1 इकाई का मान 8 होगा। तो क्या है, 4 × 8 यानी 32 और 8 का 8 हो गया, यानी दूध है वो 32 लीटर है और जो पानी है वो 8 लीटर है। 32 लीटर और 8 लीटर हो गया। अब आपको पता है कि 32 हो गया और इधर 8 है। 8 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या आप लोगे जिसके कारण 32 और क्या ऐसी संख्या बने ताकि उनको काटने पर 2:3 हो जाए। तो आप 32 और आपने 8 लिया, तो 8 के साथ क्या करोगे, 40 लीटर पानी जोड़ा तो क्या जाएगा, 32 लीटर के साथ आप 32 लीटर और 8 लीटर है, ठीक है। 32 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी है, उसमें मान लीजिए आपने 40 लीटर जोड़ दिया तो 48 हो गया। 32 और 48 क्या है, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हो तो क्या आएगा, 32 और 48 का सोल्यूशन करने पर क्या आएगा, 2:3 ही आएगा, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 × 48, ठीक है। तो इस प्रकार के ए नंबर ऑप्शन 40 लीटर है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, सभी ऑप्शन जो ए लेते हैं वही सही हो जाते हैं। इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता है, दिशा ने जो दिया है वही मैं करवा रहा हूँ। तो इसका होगा, उसने उत्तर वगैरह करवाया नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी व्याख्या है नहीं, ठीक है। आप बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर। अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 16 प्लस में x कर लीजिए, बटे में 25 प्लस में x कर लीजिए, बराबर 2/3 रख दीजिए। दोबारा सुनिए, 16 प्लस में x बटे में 25 प्लस में x बराबर 2/3 रखिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। बाकी मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर 4 नंबर प्रश्न करवाया हुआ है और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो, इस प्रकार इसने किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए,
ए और बी का वेतन है 3:5 के अनुपात में है, सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल आय 6800 रुपये है यानी 6800 रुपये है तो सी का वेतन क्या होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ए और बी का अनुपात 3:5 है और बी और सी का अनुपात 6:4 है। बी और सी का अनुपात 6:4 है। दोबारा से सुनिए, सी और बी का अनुपात नहीं बोल रहा हूँ, बी और सी का अनुपात 6:4 है। इससे क्या आप ए और बी और सी का अनुपात निकालिए। उसके बाद क्या होगा, जो भी टोटल अनुपात आता है उससे क्या है आप क्या है इसकी टोटल अनुपात के बाद जो टोटल अनुपात आए उसको इकाई मानकर 6800 के बराबर रखिए। एक इकाई का मान निकालिए। एक इकाई के बाद क्या है, सी की जो इकाई है उसका एक इकाई का मान जो भी आता है वही क्या है सी की इकाई के बराबर कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर और व्याख्या इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार इसने किया हुआ है कि जो कि ए बी सी है वो 3, 5 और 5 है बन गए, 3 और 5 बन गए, ये 6 और 4 बन गया। तो ये 5 है, इसके 5 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 6 है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। इस प्रकार 18, 30 और 20 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि 20 सी का वेतन क्या होगा। तो सी के लिए स्पेशल कितना है, 20 है और टोटल इनको जोड़ने के नीचे लिखना है, ये मैंने बताया था। या फिर मैंने ये कहा था कि इन सभी को जोड़ोगे तो 68 आएगा, ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है 68 आएगा। और 68 का मान क्या है 6800 के बराबर है, तो एक का मान 100 के बराबर हो गया, तो 20 का मान 2000 के बराबर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 107 नंबर प्रश्न हमने क्या है जो 67 नंबर प्रश्न है करवाया हुआ है उसमें उसके हूबहू, लेकिन मैं आपको आराम से तसल्ली से बता देता हूँ ये कैसे होगा। यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य है वो 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात होगा। सबसे पहले आप समझिए, जो केले का जो मूल्य है वो x मानिए और जो सेब का मूल्य है उसको y मान लीजिए। तो 5x प्लस में 4y इसका टोटल मूल्य हो गया, बराबर है 3x प्लस में 7y इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है x और y का आप मान निकाल लीजिए। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि 1 सेब और 1 केले का मूल्य क्या, 1 सेब और 1 केले का, 1 केले और 1 सेब का। बाकी आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 107 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन यही है। और अब बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न की ओर। 108 नंबर प्रश्न बोलता है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो 7/3 इन सभी को क्या करना है, आपको पता है इन सभी को क्या है भाग देना है और 1 तक दशमलव निकालना है, ठीक है। 0 पॉइंट जो भी आता है वो सब देख लेना है और सबसे बड़ी जो संख्या आती है वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। और इसे खुद से करने का प्रयास करें। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 4 होगा और व्याख्या आपके सामने। ये प्रश्न है मैंने पीछे 3-4 बार करवा दिया है इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न की ओर। 109 नंबर प्रश्न है, ये भी आपको करवाया हुआ है। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट जो है वो 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 के नोटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। और 32, 25, 24 और 40 होगा। तो इसमें से आपको देख लेना, अगर आपको नहीं आता है तो पार्ट 1 के अंदर 2 और 3 में से देख सकते हो। बाकी वहाँ यहाँ पे इसका उत्तर और इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ। देखिए इसके उत्तर और व्याख्या इस प्रकार है, आप आराम से देख सकते हो। बड़ा प्रश्न नहीं है, सिंपल प्रश्न है। और अब बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 110 है, यदि 1:5:7 का परपद 35 है, परपद मतलब दूसरा वाला पद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा, यानी पहला पद क्या होगा जब दूसरा पद 35 हो। तो आपको पता है कि 1:5:7 है, ठीक है। 7 का मान आपको 35 दिया है तो 5 का मान क्या होगा, सीधा पूछा है। 7 इकाई का मान अगर 35 है तो 5 इकाई का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि 7 इकाई का मान 35 है तो 5 इकाई का मान क्या होगा, खुद से दिमाग में सोचिए क्या होगा। आपको उत्तर दिखा रहा हूँ मैं, तो इसका उत्तर होगा 25, क्योंकि 7 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और आज के लिए इतना ही। 110 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने आप पे डिपेंड किए हैं, आप पे छोड़े हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि आपने एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट आपने देख रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसके हिसाब से हम जो 5 नंबर पार्ट है उसके अंदर हम क्वेश्चन छोड़ पा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 110 नंबर तक हम 110 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। तो पीछे वाले प्रश्नों को सभी को कराना इतना पॉसिबल नहीं है। पार्ट फिर 10 या 15 बनते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक पार्ट और बनेगा जो कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वो एकदम 140 क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न हमारे 30 हैं जो कि अगली वीडियो में कराना पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। और हमारी वीडियो में आपको क्या कमी लगी हो, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो हमें ज़रूर बताएं। और बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। थोड़ी सी क्या है दिक्कत होती है पढ़ाने में, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है।
ठीक है। चलिए मेहनत कोशिश करेंगे कि बोलने एकदम साफ तरीके से बोल पाएँ और कोशिश करेंगे कि 3 या 4 महीनों में इसको पूरी तरीके से सुधारा जाए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और कल की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप बताइए कि कमेंट करके हमें नई प्रश्नावली कौन सी करानी चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे तो शायद मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एवरेज की प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।